हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDZ ऑलराउंड। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं पार्ट 2 सोल्व करने वाला हूं JMI का 2024 का। इससे पहले मैंने पार्ट 1 सोल्व कर चुका हूं 1 से लेकर 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब पार्ट 2 सोल्व करने वाला हूं 21 से लेकर जितना क्वेश्चन सोल्व हो सके उतना मैं करूंगा। अगर कुछ क्वेश्चन बच जाती है तो पार्ट 3 में कंप्लीट कर दूंगा। तो वीडियो लेट के लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूं आपसे, क्योंकि थोड़ा सा आपने पर्सनली काम की वजह से थोड़ा वीडियो लेट हो गई। बट पार्ट 3 जो वीडियो आएगी वो जल्द से जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा कि आपके फायदे के लिए वीडियो है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जो नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, पार्ट 1 जरूर देखें। 1 से लेकर 20 तक हमने कंप्लीट कर रखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। तो 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप आसान इजी वे में समझेंगे, आप आसान से इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे कि विच प्लॉट रिप्रेजेंट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन वेयर द टाइट्रेंट अलोन एब्जॉर्ब। मतलब टाइट्रेंट जो है सिर्फ अकेला एब्जॉर्ब कर रहा है, सबस्ट्रेट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी हम इस रिएक्शन की हम बात करते हैं तो सबस्ट्रेट प्लस टाइट्रेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, ये आपको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात कहा गया है। मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में जो क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल जाती है, तो इसके अंदर जो पूछा गया है कि टाइट्रेंट जो है वो अकेला एब्जॉर्ब कर रहा है, सबस्ट्रेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है जो सबस्ट्रेट की जो एप्सिलॉन वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगी। ठीक है, जो एब्जॉर्ब करता है उसकी एप्सिलॉन जो वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कुछ लॉ से, बियट लैम्बर्ट लॉ से। ए इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट CL। ए क्या होता है, एब्जॉर्बेंस। एप्सिलॉन क्या होता है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, और C कंसंट्रेशन होता है, और ऑप्टिकल लेंथ L होता है। ठीक है, तो जो एप्सिलॉन होता है वो एब्जॉर्बेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये है कि जो एब्जॉर्बेंस नहीं करेगा वो एप्सिलॉन 0 होगा। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, अकेला क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब, टाइट्रेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसके हम ग्राफ की बात करेंगे। जब सबस्ट्रेट एब्जॉर्ब नहीं करता तो उसकी ग्राफ फ्लैट आती है। ठीक, इस टाइप की ग्राफ देखने को मिलती है। जैसे हम उसमें टाइट्रेंट ऐड करेंगे सबस्ट्रेट के अंदर में, यहाँ पर आप ग्राफ से समझ सकते हैं कि ये आपका सबस्ट्रेट है। ठीक है, और ये जो आपका ब्यूरेट देख रहे हैं ये टाइट्रेंट है। ये कोई भी इसके अंदर हो सकता है, NOH हो सकता है, सबस्ट्रेट के अंदर में ऑक्जेलिक एसिड हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें हम ऐड करेंगे टाइट्रेंट के थ्रू सबस्ट्रेट के अंदर में, तो उसके अंदर एब्जॉर्बेंस जो होते हैं आने लगती है। मतलब कि इसके अंदर जो सबस्ट्रेट का एब्जॉर्बेंस नहीं है, 0 है, और इसके अंदर एब्जॉर्ब है। जैसे हम एब्जॉर्ब करेंगे उसकी जो ग्राफ होगी वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर की तरफ चली जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट एब्जॉर्ब नहीं है, जैसे हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ चली जाएगी। टाइट्रेंट ऐड करने पर ग्राफ ऊपर की तरफ चली जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको A। ठीक है, B नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि B जो है पहले यहाँ पर एब्जॉर्बेंस का शो कर रहा है। इसका मतलब सबस्ट्रेट की एब्जॉर्बेंस हो रही है लेकिन टाइट्रेंट की एब्जॉर्बेंस नहीं हो रहा है, तभी वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है। इसलिए आपको आंसर 21 का आंसर A करेक्ट हो जाएगी। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑप्शन शो नेगेटिव कोरिलेशन विथ हार्डनेस। मतलब ये HACB का क्वेश्चन है, मतलब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया हार्डनेस का नेगेटिव कोरिलेशन बताना है। तो हार्डनेस डिपेंड किस पे करता है, आइए हम समझते हैं। हार्डनेस स्पीसीज जो होता है एक स्मॉल साइज पर डिपेंड करता है, हाई चार्ज डेंसिटी और लो पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, और सॉफ्ट जो होता है लार्ज साइज, मोर पोलराइजेबल एंड लोअर चार्ज डेंसिटी। मतलब कि जितने भी सॉफ्ट जितने भी एलिमेंट होते हैं उसकी साइज बड़ा होता है। ठीक है, और डेंसिटी बहुत कम होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हार्डनेस की बात किया गया, मतलब कि यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी बहुत कम होना चाहिए। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर चार्ज, मोर अट्रैक्शन, मोर हार्डनेस। जितना हार्डनेस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मतलब ये जो है पॉजिटिव कोरिलेशन है। पोलराइजेबिलिटी हार्डनेस केस में कम होता है तो नेगेटिव कोरिलेशन, इसका B करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो भी एक पॉजिटिव कोरिलेशन होती है हार्डनेस का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जो होता है अट्रैक्ट करता है स्ट्रांगली टू हार्ड। मतलब जो हार्ड एलिमेंट होते हैं उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो एटम हार्ड ही होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, चार्ज डेंसिटी भी एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो 22 का आंसर आपका B करेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव कोरिलेशन। पोलराइजेबिलिटी जब भी हार्डनेस एलिमेंट होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी
कम होती है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक चैप्टर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज ऑन द हीटिंग विच ऑफ द कंपाउंड, इसमें से कौन सा ऐसे कंपाउंड है जिसमें से ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा हीट करने के बाद। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, तभी आप इसको आंसर दे पाओगे इस क्वेश्चन को। पोटेशियम डाइक्रोमेट को जैसे आप हीट करोगे इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। जिंक क्लोराइड को आप हीट करोगे तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, पोटेशियम क्लोराइड को हीट करोगे तो भी ऑक्सीजन रिलीज होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी हीट करोगे तो भी ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो 23 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज है रिएक्शंस का तो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपको रिमेंबर होना चाहिए। P4O10 का आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप आंसर कर पाओगे, नहीं पता है तो आंसर नहीं कर पाओगे। यही चीज है, कुछ इनऑर्गेनिक के अंदर में कुछ आपको रट्टा मारना पड़ता है, स्ट्रक्चर हो या फिर कोई रिएक्शंस हो, आपको नॉलेज होना जरूरी है तभी आंसर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। यहाँ पूछा गया P4O10 के अंदर में ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम, मतलब P4O10 के अंदर में ऑक्सीजन के ब्रीजिंग कितने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर आप पहचान सकते हैं, ऑक्सीजन की ब्रीजिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एक 6 है, मतलब टोटल 6 इसका ब्रिजिंग है ऑक्सीजन सर। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट N2O2 इज नॉट करेक्ट, मतलब सोडियम पर ऑक्साइड के इस ऑप्शन में बताना है आपको, स्टेटमेंट बताना है कौन सा गलत है कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं, सोडियम पर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज करता है क्रोमियम +3 से क्रोमियम +6 में इन एसिडिक मीडियम में। क्या सही है? ये ऑफ कोर्स सही है। सोडियम परऑक्साइड जो होता है क्रोमियम +3 से क्रोमियम +6 में कन्वर्ट होता है, वो भी एसिडिक मीडियम के अंदर में। ये इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ, ये एक डायमैग्नेटिक होता है, सही बात। सोडियम परऑक्साइड मतलब कि O2 2- और O2 जब 2- होता है इसकी डायमैग्नेटिक होती है क्योंकि पेयरिंग होता है। आपने एमओटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसके अंदर पेयरिंग होता है। ये भी आपका करेक्ट आंसर है, मतलब कि स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हाँ, सी ऑप्शन में दे रखा है सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड नहीं होता, N2O2 पर ऑक्साइड होता है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और क्वेश्चन में पूछा गया था इनकरेक्ट, इसलिए आपका सी करेक्ट हो जाएगी आंसर 25 का। हाँ, डी देख सकते हैं H2O2 से डेरिवेटिव करता है, यस ऑफ कोर्स H2O2 भी हाइड्रोजन परऑक्साइड भी होता है और N2O2 भी सोडियम परऑक्साइड होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो 25 का सी करेक्ट हो जाएगी। हाँ, 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस, मतलब कौन सा ऐसी कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड के अंदर में जो हाइड्रोजन होता है जो इसको इस कंपाउंड को रिड्यूस नहीं कर पाता, मतलब कि हाइड्रोजनेशन नहीं कर पाता इस कंपाउंड को। क्यूपरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, स्टैनिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, किसको नहीं कर पाता है रिड्यूस? तो क्यूपरस ऑक्साइड को इजीली रिड्यूस कर पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो रिड्यूस कर पाता है। बी जो ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड, इसको भी रिड्यूस कर देता है। और सी जो है स्टैनिक ऑक्साइड, इसको भी रिड्यूस कर देता है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर पाता क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है और ये काफी ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड भी होता है, जिसकी वजह से ये रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो इसका 26 का डी करेक्ट हो जाएगी। हाँ, 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह की क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाती है जेएमआई के अंदर में, तो आप पे इसमें थोड़ा फोकस करना है। ठीक है, इस पूछा गया एक मेटल एम है जो इसको हम हीटिंग कर रहे हैं नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो आपको वाई बन रहा है, फिर जो वाई बन रहा है उसी को हम हीट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं H2O के साथ, जो आपको एक कलरलेस गैस दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो कलरलेस गैस दे रहा है उसके बाद उसी के साथ हमको कॉपर सल्फेट से पास कर रहे हैं, तो हमारा एक ब्लू कलर दे रहा है। तो आपको बताना है जो फर्स्ट में जो वाई बना था वो कौन सा कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन को समझेंगे। आइए हम समझते हैं। जो मेटल है उसको मैग्नीशियम सपोज किए, क्योंकि इसलिए सपोज किए क्योंकि ऑप्शन में मैग्नीशियम दे रखा है, तो उसी हिसाब से हम सपोज किए मैग्नीशियम को हम नाइट्रोजन के साथ हीट करेंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। ये आपको वाई बना। ठीक है, ये आपको वाई बना। अब हम आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। मैग्नीशियम नाइट्राइड को हम जब H2O से पास करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और आपको अमोनिया गैस देखने को मिलेगा। यही अमोनिया गैस जो होता है वो कलरलेस होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही चल रहा है। ठीक है, अब जब अमोनिया से हम रिएक्ट करें कॉपर सल्फेट के अंदर में, यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर सल्फेट है, मतलब कॉपर +2 मतलब कॉपर सल्फेट ही है। इससे हम जैसे रिएक्ट करते हैं तो ये आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। जो कॉम्प्लेक्स होता है एक ब्लू कलर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपको वाई जो बन रहा है मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये आपका सही है। इसका मतलब आपका जो आंसर जो होगा आपको सी आंसर करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको देख के चलना पड़ेगा स्टेप टू स्टेप रिएक्शन को। आप एक बार में आंसर मत दे देना, क्योंकि क्वेश्चन में आगे और भी कुछ पूछा गया है, उसको भी आपको देख के चलना है, वरना मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो 27 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगी।
28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सम सॉल्ट कंटेनिंग टू डिफरेंट मेटालिक एलिमेंट गिव टेस्ट ओनली वन ऑफ देम सॉल्यूशन। मतलब कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो डिफरेंट मेटालिक एलिमेंट होते हैं लेकिन टेस्ट जो होते हैं वो अकेला एक ही टेस्ट देते हैं। तो कौन सा ऐसे सॉल्ट होते हैं? इसका जो आंसर सी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एन एग्जांपल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता क्या है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड उसको बोलते हैं दैट वन कंटेन लिस्ट वन मेटल कार्बन, मतलब कम से कम एक कार्बन से एक मेटल अटैच होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, क्या आप समझने वाली बात ये है। तो कौन सा ऐसा जो है जो सिंगल बॉन्ड से अटैच करता है मेटल और कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर सिंपल मैं आपको बता दूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो सिंगल मेटल बॉन्ड से अटैच होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड से अटैच होता है। तो आपका आंसर 29 का आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर देख सकते हैं फेरोशीन, कोबाल्टोशीन और एडेनोसिन जो होता है ये आपका सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट नहीं होता है, इसके अंदर पाई बॉन्ड होते हैं और ये जो होते हैं ये एक सैंडविच कंपाउंड होते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख के समझ सकते हैं ये एक सैंडविच कंपाउंड होते हैं। ये फेरोशीन हो गया, रेडोनोसिन हो गया और कोबाल्टोशीन हो गया। ठीक है, इसके बीच में देख सकते हैं ये सीपी बॉन्ड अटैच है। सीपी जो है मतलब साइक्लोपेंटाडाइन से बॉन्ड से अटैच है मेटल के साथ। ठीक है, ये सारे साइक्लोपेंटाडाइन से अटैच है मेटल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा 29 का ए करेक्ट हो जाएगी। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद EDTA। EDTA होता क्या है? EDTA मतलब इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। तो मैं आपको बेसिक बता दूं कि EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एलिमेंट का साइज जिसका छोटा होगा वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता, उसकी जो फॉर्मेशन होगी कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है ये हमेशा EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि EDTA यूज जो होता है हार्डनेस टेस्ट के लिए यूज होता है और उस मेटल यूज करते हैं, उसमें मेटल जो इन्वॉल्व होता है वो कैल्शियम यूज होता है, मैग्नीशियम होता है। इसका मतलब ये है कैल्शियम मैग्नीशियम EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। तो यहाँ से ए और बी तो ऑप्शन आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ स्ट्रोंशियम का देखते हैं, स्ट्रोंशियम का साइज ज्यादा होता है तो यहाँ पर भी EDTA का फॉर्म करता है, लेकिन बेरिलियम नहीं करता है। मैंने आपको बताया जिस एलिमेंट का साइज जितना छोटा होगा वो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करेगा। तो 30 का सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। और वैसे भी EDTA जो होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। यहाँ पर देख सकते नाइट्रोजन एक देगा और ये एक देगा, दो नाइट्रोजन हो गया मतलब दो देगा, यहाँ से एक देगा, यहाँ से एक देगा, यहाँ से एक देगा, यहाँ से एक देगा, मतलब टोटल 6 चिलेट करता है, मतलब हेक्साडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ये आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स ये दे रखा है। इसे सिंपली पूछा गया है इसका कॉम्प्लेक्स का जो ई है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया किसका, ई एलिमेंट का। तो पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन, पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो EN है वो इथिलीन डाइएमीन है, हम पहले उसको समझ लेंगे। और जो C2O4 जो है यहाँ पर देख सकते हैं C2O4 है वो ऑक्सिलेट है। ठीक है, और NO2 है जो नाइट्रेटू है। तो पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो कैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर को हम कैलकुलेट करेंगे। तो हाउ मेनी डोनर आइटम, पहले हम देखेंगे इथिलीन डाइएमीन जो होते हैं वो 2 डोनेट करते हैं। ठीक है, बाइडेंटेड होते हैं। और ऑक्सिलेट जो होते हैं वो भी एक बाइडेंटेड होते हैं, नाइट्रेटो मोनोडेंटेड होते हैं। बट यहाँ पर इथिलीन 2 है तो बाइडेंटेड के हिसाब से 4 हो जाएगा। हाँ ऑक्सिलेट जो होगा ये आपका 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऑक्सिलेट 1 ही है तो 2 हो जाएगा। तो 4 और 2 6। बट ये मत करना कि 4 और 2 6 और प्लस मोनोडेंटेड 1 7 नहीं होता। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दे जो ई जो अटैच है वो कितने एटम से कितने बॉन्ड से अटैच है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड जो अटैच है वो 6 बॉन्ड से अटैच है। NO2 तो बाहर है तो 6 बॉन्ड से अटैच होने की वजह से इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 मत कर देना कि 4 2 6 प्लस 1 7 नहीं, यहाँ पर देखना कितने ई जो है कितने बॉन्ड से लिंक है, कितने बॉन्ड से अटैच है वहां पर आपको देखना है। तो वहां पर 6 बॉन्ड से अटैच है, इसका मतलब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इथिलीन डाइएमीन जो होता है न्यूट्रल होता है, ऑक्सिलेट होता है -2 होता है, नाइट्रेटो -1 होता है। हमको निकालना है ई, उसको हम सपोज करेंगे x। ये आपको क्या है कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स है। हमने ई को x सपोज किया, 2 यहाँ पर रखा। इथिलीन डाइएमीन जो होती है वो 0 होती है, न्यूट्रल होता है, ऑक्सिलेट -2 होता है, -1 होता है NO2 का। ठीक है, तो उस हिसाब से x जो आएगा +3 देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि
ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 3 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका होगा डी आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेटल मेटल बॉन्ड पूछा गया कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में मेटल मेटल बॉन्ड क्या होने वाली है। सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है मेटल मेटल बॉन्ड निकालने के लिए, ऑर्गेनोमेटालिक का क्वेश्चन है। ठीक है, K होता है 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ठीक है, ये का फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूला पता है तो आप आंसर निकाल दोगे। इन जो होता है कितने मेटल इसके अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है, तो 3 मेटल प्रेजेंट है। ऑस्मियम जो है एक मेटल है जो आयरन के नीचे आपको देखने को मिलेगा, आयरन फैमिली के बिलोंग करता है। तो ऑस्मियम 3 मेटल है, N=3। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आप निकालेंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिंपल जो होता है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑस्मियम जो होता है वो आयरन फैमिली का है, तो ऑस्मियम आयरन फैमिली कितना होता है 4:3d6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 × 3 मतलब 24 हो गया। ठीक है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड कंट्रीब्यूट 2 करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, तो 10 है तो कितने हो 20 हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? तो टोटल हो जाएगा 46, टोटल 46 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 18 × 3 मतलब कितना होगा 54 - 46 अपॉन 2 तो =4 आ जाएंगे। मतलब इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगी। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विच डिस्टॉर्टेड का मतलब जेटीडी से क्वेश्चन पूछा गया है। जेटीडी मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोलता क्या है, कहता क्या है? जो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं, जो अनसिमेट्रिकल होते हैं, उसी को हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो आपको इस 4 ऑप्शन में से आपको सब में चेक करना पड़ेगा कौन इसमें अंदर आपको इसके अंदर कौन सा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मतलब कौन सा अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो मैंने यहाँ पर आप सॉल्यूशन से एक एग्जांपल दे रखा हूँ। यहाँ पर ऑप्शन ए के हिसाब से ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रोमियम वाटर 6 + 2 मतलब क्रोमियम जो होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होता है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया मतलब ए से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और D5 से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब D4 और D4 D4 निकल जाएगा। अब D4 के हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दिया, उसको हम d ऑर्बिटल के अंदर फिलअप करेंगे। ठीक है, और वाटर जो होता है सिंपल वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो आपको जो फिलअप करने की जो प्रोसेस होगा वो हाई स्पिन के अंदर होगा मतलब कि सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल्डअप होगा। तो यहाँ पर देखते हैं T2G और EG, ये डी इलेक्ट्रॉन के अंदर फिलअप करने का प्रोसेस है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है मतलब अनसिमेट्रिकल फिल्डअप है। आप कैसे पहचाने अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल? जो सिमेट्रिकल होता है ना वो फुल्ली फिल्डअप होता है या फिर हाफ फिल्डअप होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेड कलर में आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है? आपका सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं ये भी एक सिमेट्रिकल है, ये भी एक सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये भी एक सिमेट्रिकल है। तो मैं आपको समझाने के लिए कुछ आपको डायग्राम को दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल किसको बोलते हैं। हाँ, ये ब्लैक वाला देख सकते हैं ये अनसिमेट्रिकल है। ये आप देख सकते हैं इसका अरेंजमेंट सही नहीं है, किसी में खाली किसी में फिल्डअप नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फॉलो कर रहा है ये इस हिसाब से फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये है जेटीडी को फॉलो कर रहा है। इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, हाँ, बाकी बी सी डी आप खुद से निकाल के एक बार देख लेना, उसमें आपको देखने को मिलेगा सिमेट्रिकल फील्ड। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से मैच कर लेना, सिमेट्रिकल फील्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 33 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको CFC निकालना है, वो भी D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। CFC जो फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है कि -0.4 × T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 × EG इलेक्ट्रॉन × डेलो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर D4 की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी D4 ही है। तो इस डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं। D4 के अंदर में T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पर T2G में 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करें तो 0.4 × 3 मतलब -1.2 और EG में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब 0.6 × 1 मतलब 0.6 ऑल ओवर कितना आएगा -0.6 डेल O। तो इसका आपका D करेक्ट हो जाएगी। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फाइनल प्रोडक्ट बताना है कंटेनिंग क्रोमियम। 2 आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स, वो भी एसिडिक मीडियम के अंदर बताना है कि आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। सिंपल इसका आंसर ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 2 कॉम्प्लेक्स में हम रिएक्ट किए एसिडिक मीडियम के साथ, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है। इससे आपका बी करेक्ट हो जाएगी। बट यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर अमोनिया जो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं अमोनिया एसिडिक मीडियम में होता क्या है, इसके कॉम्प्लेक्स के अंदर में रिएक्शन के अंदर में
अमोनिया जो होता है एसिडिक मीडियम में ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाहर निकल जाता है और ये रिप्लेस करता है किससे, वाटर और Cl के बीच में। तो यहाँ वाटर से रिप्लेस कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर बी और डी ऑप्शन होने की चांसेस ज्यादा हैं, बट यहाँ पर मैं बी क्लिक कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा एक बार ध्यान देना कि 35 का आंसर बी है या डी है, एक बार कंफर्म करके मुझे बताना और कमेंट में पिन करना, कमेंट में मुझे बताना कि डी होगा या बी होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग बी लग रहा है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप खुद बताना, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट ऑब्टेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू कॉपर सल्फेट। जैसे हम कॉपर सल्फेट को सोडियम कार्बोनेट से हीट करते हैं तो कॉपर कार्बोनेट बनता है और सोडियम सल्फेट बनता है। इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगी, कॉपर कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट। इस सिंपल रिएक्शन पे क्वेश्चन था, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था ऑक्सीडेशन अकर वेरी इजीली इन केस ऑफ, मतलब इस कंपाउंड के अंदर बताना है कौन सा आसानी से ऑक्सीडाइज कर जाए, कौन सा एलिमेंट आसानी से ऑक्सीडाइज करेगा। इसको हम आसानी वे में समझाता हूं कैसे आप इसको आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं C5H5 मतलब ये C5H5 होता क्या, C5H5 जो होता है ये साइक्लोपेंटाडाइन होता है, इसी को हम बोलते हैं CP। इसकी हेप्टिसिटी कितनी होती है, 5 होती है हेप्टिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो डोनेशन पावर होगी, कंट्रीब्यूट करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका सोल्यूशन है। जो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रही है, काफी ज्यादा स्टेबल है। जो स्टेबल कंपाउंड होता है वो इजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाता, वो इजिली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब ये कैसे 18 इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं C5H5 5 कंट्रीब्यूट करेगा तो कितने हैं, 2 है तो 10 हो जाएंगे और 10 हो जाए और Fe कितना हो तो 4H1 3D6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कितना हो गया, 18 हो गया ना। तो 18 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल गया, तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, ऑप्शन बी देख सकते हैं, ऑप्शन बी के अंदर में ये है कि यहाँ पर आपको कोबाल्ट जो होता है वो 4H2 3D7 होता है, मतलब कि 4H2 3D7 होते हैं, मतलब कि 9 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे और 9 यहाँ से मिलेंगे, 19 इलेक्ट्रॉन 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर भी आयरन का ही फैमिली का है तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये कोबाल्ट का है, मतलब कि 4H2 3D7 होता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब 4H1 3D7 होगा, मतलब टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा कंपाउंड में इजीली ऑक्सीडाइज होगा, तो ये बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 19 इलेक्ट्रॉन है और काफी अनस्टेबल है, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे करके वो स्टेबलाइज हो जाएगा। 37 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इट्स कंपाउंड। मतलब इस कंपाउंड के अंदर में आपको एलिमेंट दे रखा है, इस एलिमेंट के अंदर में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है। ये F ब्लॉक और D ब्लॉक का दोनों क्वेश्चन मिक्स करके पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं यूरोपियम जो होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, +3 होती है। लैंथेनम का होता है ओनली +3 होता है। कैडमियम का होता है +2 होता है, लेकिन अमेरिशियम का जो होता है वो F ब्लॉक का एलिमेंट का होता है, वो +2 होता है, +3 +4 +5 +6 +7, मतलब टोटल 6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैक्सिमम जो होता है नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो 38 का डी आपका करेक्ट हो जाएगी। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इसका स्टेटमेंट आपको गलत बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया ऑल बॉन्ड बिटवीन NiCO4 के बीच में नॉट इक्विवेलेंट, मतलब बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर कैसे हम पहचानेंगे बराबर होता है कि नहीं होता है। तो NiCO4 जो होते हैं एक्चुअली होता क्या है कि इसके बीच में जो मतलब कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, मतलब CO जो होता है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है। और जब भी हाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और निकल होता है D8 के केस में आता है, निकल 4H2 3D8 होता है। तो D8 के केस में क्या होता है, 2 आपको देखने को मिल जाती है, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर में स्क्वायर प्लेनर बनता है और वीक फील्ड लिगेंड के अंदर में टेट्राहेड्रल बनता है। और टेट्राहेड्रल केस में क्या होता है, Ni और कार्बन मोनोऑक्साइड के जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन जब स्क्वायर प्लेनर की हम बात करेंगे उसके बीच में बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होते हैं। तो यह स्टेटमेंट जो ए का है वो सही स्टेटमेंट है, बट क्वेश्चन ने पूछा रॉन्ग स्टेटमेंट, तो हम रॉन्ग को पहचानेंगे। तो बी जो होता है मेटल, जो बी ऑप्शन है मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बिलोंग टू ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये भी सही है। हाँ, Fe3CO12 जो होता है कंटेन 3 ब्रिज कार्बोनिल, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं Fe3CO12 जो होता है इसके बीच में जो कार्बोनिल होते हैं वो 2 होते हैं, 3 नहीं होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगी।
एमएन डज नॉट फॉर्म मोनोन्यूक्लियर, ये सही बात है। ये एमएन जो होता है मैग्नीज होता है वो मोनोन्यूक्लियर नहीं होता, क्या होता है पॉलीन्यूक्लियर होती है। तो यहाँ पर आपका 39 का सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपको ऑर्गेनोमेटालिक से क्वेश्चन से और जेसे सॉल्ट से। मैंने बताया भी है कि ऑर्गेनोमेटालिक से क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिलते हैं और जेसे सॉल्ट से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट जेसे सॉल्ट का। तो जेसे सॉल्ट क्या डायमैग्नेटिक होता है या ऑफ कोर्स डायमैग्नेटिक ही होता है। ऑक्सीजन स्टेट जेसे सॉल्ट का जो होता है प्लेटिनम जो होते हैं उसमें +2 होता है। पहले हम थोड़ा समझते हैं फिर हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखो जेसे सॉल्ट जो होता है एक्चुअली होता है, इसका फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला यही होता है, पोटेशियम प्लेटिनम Cl3 इथाइलिन होता है। मतलब ये होता है दिस इज एन एग्जांपल ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स जिसमें इथाइलिन होते हैं एक्ट एज लिगेंड और ये प्लेटिनम +2 सेंटर से अटैच होता है। मतलब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है किसके अंदर, जेसे सॉल्ट के अंदर में। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेटेड विद 3 कोलरीन और 1 इथाइलिन मॉलिक्यूल के साथ होता है। मतलब ये इस तरह से आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये आपका 3 कोलरीन है प्लेटिनम के साथ, ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं, और एक इथाइलिन ग्रुप अटैच है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यही जेसे सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं जेसे सॉल्ट डायमैग्नेटिक होता है, ये सही है प्लेटिनम +2 में। तो प्लेटिनम +2 जो होता है निकल का ही पार्ट है, तो यहाँ पर D8 होता है। D8 केस में सारे पेयरिंग होते हैं तो डायमैग्नेटिक होगा। और प्लेटिनम +2 का ये भी सही है। हाँ, ऑल द प्लेटिनम कोलरीन बॉन्ड लेंथ इक्वल, क्या इक्वल होता है, ये इक्वल नहीं होता है, इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट, इसका सी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं प्लेटिनम कोलिन बॉन्ड जेसे सॉल्ट आर नॉट इक्वल बिकॉज ऑफ द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मतलब कि जेसे सॉल्ट का जो ज्योमेट्री होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, उसकी वजह से ये प्लेटिनम और कोलिन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेटिनम कोलिन बॉन्ड, ये 2 टाइप का प्लेटिनम कोलिन का बॉन्ड होता है। पहला क्या होता है, कोलिन एटम एक दूसरे के बीच में ट्रांस होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों आपस में क्या है, ट्रांस है। दूसरा ये होता है कोलिन एटम और इथाइलिन जो होते हैं वो उसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो शॉर्टर होता है क्योंकि ट्रांस होती है, ये भी देख सकते हैं। ये कोल्ड्रिंक यहाँ से आप देख सकते हो एक ट्रांसफॉर्म में होता है, तो ये भी चीज आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 40 का सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बहुत इजी है, ये वेकर प्रोसेस पूछा है। इसमें वेकर प्रोसेस के अंदर कौन सा कैटलिस्ट, कौन सा मेटल का हम यूज करते हैं, सिंपल प्लेटिनम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड का यूज करते हैं। इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हीम आयरन प्रोटीन। इस ऑप्शन के अंदर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है जो हीम और हीम आयरन प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो पहले हम समझते हैं इसका सॉल्यूशन। हीम आयरन प्रोटीन जो एग्जाम्पल होता है वो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, मायोग्लोबिन के अंदर होता है, साइटोक्रोम सी के अंदर और कैटालेज के अंदर होता है, पर ऑक्सीडेज के अंदर होता है। ठीक है, और नॉन हीम जो आयरन प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो रिप्रोडक्सिन के अंदर होता है, फेराडॉक्सिन के अंदर होता है, हेमरिथ्रिन के अंदर होता है, ट्रांसफेरिन के अंदर होता है, फेरेटिन के अंदर होता है। हाँ, इस सॉल्यूशन से आप खुद आंसर आप दे सकते हैं, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। जो हीम आयरन प्रोटीन होता है वो साइटोक्रोम सी के अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 42 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व्ड इन एन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व द बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर में जो बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है उस सीक्वेंस को कौन सी स्टेप नाम देती है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। ये और मतलब कि ऑर्गेनिक के चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एडिशन एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन एडिशन होगा, एडिशन रीअरेंजमेंट होगा, ये एलिमिनेशन रीअरेंजमेंट होगा। ऑप्शन ए और बी में होगा, लेकिन बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन। जहां पर बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है वहां पर हमेशा एलिमिनेशन एडिशन होता है। तो कैसे होता है हम समझते हैं इस वीडियो में। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो 2 मैकेनिज्म से पास करती है। पहला होता है एडिशन एलिमिनेशन और दूसरा होता है एलिमिनेशन एडिशन। तो यहीं पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कुछ क्वेश्चन को बेंजाइन इंटरमीडिएट को हम जोड़ देते हैं एडिशन एलिमिनेशन से, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाती है और नेगेटिव मार्क्स हो जाता है। तो यहाँ पर जब भी बेंजाइन इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा वहां पर एलिमिनेशन एडिशन होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडिशन एलिमिनेशन कहाँ पे होती है, मैम समझते हैं कि एडिशन एलिमिनेशन जो होती है वो माइजनहाइमर कॉम्प्लेक्स के अंदर में होता है। इसके अंदर कैसे हम समझेंगे कि कहाँ पर एडिशन एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं माइजनहाइमर कॉम्प्लेक्स एक नॉन एरोमेटिक होता है जिसका रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। देखो यहाँ पर रेजोनेंस, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कंपाउंड से रेजोनेंस स्टेबलाइज होता क्या है, कैसे पहचानेंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है। जिस कंपाउंड के अंदर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है और उसकी न्यूक्लियोफिलिक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पे अटैक करता है, वहां पर आपको एडिशन एलिमिनेशन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं
अटैक करने के बाद वो ऐड होता है, यहाँ पर OH देख सकते हैं ऐड हुआ, फिर ऐड होने के बाद यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, उसके बाद यहाँ से इलिमिनेट करता है, ठीक है। और उसके बाद हम बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन। बट इस केस में क्या होता है, एलिमिनेशन एडिशन के अंदर में इसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। इस केस में होता है कि एक लिविंग ग्रुप होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, इसके अंदर में स्ट्रॉन्ग बेस होता है और हीट होता है, और इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता है और लिविंग ग्रुप होगा ही होगा। तो कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, प्रोटॉन को लेगा, तो प्रोटॉन को लेने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं बेंजाइन बनता है। इसी बेंजाइन बनता है, उससे पहले क्या होता है, इलिमिनेट हो जाता है, मतलब जो हैलोजन होता है वो इलिमिनेट कर जाता है। पहले यहाँ पर क्या हुआ, पहले यहाँ पर इलिमिनेशन हुआ, तब जाके बेंजाइन बना। फिर बेंजाइन बनने के बाद वापस NH2 अटैक करके आपको देख सकते हैं एनिलीन बन जाता है। तो जहां पर इंटरमीडिएट बनता है बेंजाइन, वहां पर इलिमिनेशन एडिशन होगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगी। तो इस पॉइंट को आप समझना पड़ा अच्छे से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलती है एग्जामिनेशन के अंदर में। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है द शुगर इन RNA, मतलब कौन सा ऐसा शुगर हो जो RNA के अंदर प्रेजेंट होता है। सिंपल राइबोज प्रेजेंट होता है, ये सिंपल नॉलेज वाइज क्वेश्चन था। राइबोज प्रेजेंट होता है, मतलब RNA का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सुक्रोज क्यों नहीं होता है, सुक्रोज एक डाइसैकराइड होता है और वो एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर नहीं आता है। डीऑक्सी राइबो जो होता है वो DNA के अंदर प्रेजेंट होता है, RNA के अंदर में नहीं होता। लैक्टोज एक मिल्क शुगर होता है, डाइसैकराइड होता है, ये RNA और DNA के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए आंसर 44 का सी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड तीन ही होता है, लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन। तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बी, ये अमीनो एसिड होता है बेसिक अमीनो एसिड। यहाँ पर स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, हिस्टिडीन, अर्जिन, लाइसिन, ठीक है। हिस्टिडीन जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं इमिडाजोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर में, कौन सा ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिसके अंदर में हेट्रोसाइक्लिक प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर भी तीन होते हैं, प्रोलीन होते हैं, ट्रिप्टोफैन होते हैं और हिस्टिडीन होते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइपर कंजुगेशन बेस डिस्क्राइब। हाइपर कंजुगेशन होता क्या, सिंपल हम समझते हैं। हाइपर कंजुगेशन इज अ स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH और CC सिंगल बॉन्ड। मतलब इस सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है, डिलोकलाइजेशन होता है। और कहाँ होता है, एम्प्टी p ऑर्बिटल के अंदर में या पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर में। जब वो कार्बोकैटायन बनता है, नेक्स्ट वाले बगल वाले कार्बोकैटायन के पास में जो होते हैं उसके अंदर एक एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, और वही जो CH बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड उसमें क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, मतलब उसके अंदर जाते हैं, उसी को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगी, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। पाई का नहीं होता है, यहाँ पर ध्यान रखना, पाई रेजोनेंस के अंदर में होता है, हाइपर कंजुगेशन के अंदर में नहीं होता, पाई नहीं होगा भाई, ठीक है। तो इसका बी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम से आप समझ सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन अटैच है और इसका p ऑर्बिटल वैकेंट है, और यहाँ पर देख सकते हैं कार्बोकैटायन बगल में है कार्बन में, ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो इसका बी करेक्ट हो जाएगी 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। मैक्सिमम क्वेश्चन इनकरेक्ट से ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, उनको लगता है करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन देके आया तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इनकरेक्ट पूछा गया, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया फिनॉल इज मोर एसिडिक देन मिथेनॉल, ये सही है। फिनॉल जो होता है ज्यादा एसिडिक होता है, किससे, मिथेनॉल से। रीजन मैं बता दूं, एसिडिक होता क्या है, एसिडिक मतलब जो इजिली प्रोटॉन निकल जाए, और जब प्रोटॉन इजिली निकलने के बाद जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा ना, वो अच्छा से अच्छा स्टेबलाइज हो जाए, उसकी जो कंजुगेट बेस हो काफी ज्यादा स्टेबलाइजेशन होता है, उसी को बोलते हैं एसिडिक। तो यहाँ पर देखो फिनॉल है, फिनॉल में जैसे H+ निकलेगा तो फिनॉक्साइड बनेगा, और फिनॉक्साइड जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होगा वो इजिली स्टेबलाइज होगा, क्योंकि रिंग के अंदर में जाएगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा। बट यहाँ पर केस में, मिथेनॉल केस में स्टेबलाइज कहीं करने की कैपेसिटी है नहीं है, इसी वजह से फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। एनिलीन इज मोर बेसिक देन मिथेन एमीन, ये गलत है। एनिलीन लेस बेसिक होता है। कैसे बेसिक होता है लेस, हम समझते हैं इस वीडियो में, ठीक है। ये आपको बेंजीन है, ऊपर आपका NH2 अटैच है, ठीक है। यहाँ पर आप समझिए, आराम से समझना, धीरे धीरे समझना, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये क्या होता है, लेस बेसिक होता है। कैसे लेस बेसिक होता है, क्योंकि जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन का, वो क्या रिंग में पार्टिसिपेट कर जाता है, और जब रिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो बेसिक तो कम हो जाएगा। लेकिन यही केस में CH3 के केस में क्या होता है, CH3NH2 के केस में क्या होता है
कि यहाँ पर जो इसका नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये फ्री है, ये कहीं रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसकी बेसिक ज़्यादा होती है, इसलिए मीथेन अमीन का जो बेसिक है वो ज़्यादा होती है एनालिसिस से। तो यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगी आंसर, ठीक है। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, जाहिर सी बात है। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन मतलब क्या होता है, मतलब बेंजीन के ऊपर CH2+ ऐसा होता है मेरे भाई, देखो यहाँ पर समझो, ठीक है, CH2+। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए +M लगेगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इथेन का केस में क्या होता है, इथेन के केस में ऐसा चीज नहीं होता। यहाँ पर देख सकते हैं CH2+, इसके स्टेबलाइज करने के लिए +H लगेगा। तो अब बताओ, बेंजाइल कार्बोकैटायन के अंदर +M से स्टेबलाइज हो रहा है और इथेन कार्बोकैटायन के अंदर में +H से स्टेबलाइज हो रहा है, तो स्टेबलाइजेशन का ऑर्डर क्या होता है, +M पहले उसके बाद +H। तो इसलिए सही है, सी जो है इसका स्टेटमेंट सही है। बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, ऑफ कोर्स ये भी सही है। बेंजोइक एसिड में H+ निकलेगा तो बेंजोएट बन जाएगा, और एसिटिक एसिड में निकलेगा H+ तो एसीटेट बन जाएगा, तो बेंजोएट ज्यादा स्टेबलाइज होता है, ठीक है। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था वो आपका बी करेक्ट हो जाएगी। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से बताना आपको है कि शो एब्जॉर्प्शन कर कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एब्जॉर्प्शन शो करता है 380 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर ये बेसिक आयर क्वेश्चन है, इसको मैं बता दूं कि दो कंपाउंड जो शो करता है आयर ऑब्जॉर्प्शन, और टाइपिकली मिथाइल में शो करता है और मिथिलीन में शो करता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिसकी साइक्लिक फॉर्म होता है, जब भी कोई साइक्लिक होता है, हाँ, जिसका स्ट्रेन ज़्यादा होता है, जैसे में आप साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं साइक्लोपेंटेन हो गया। तो इस केस में क्या स्ट्रेन ज़्यादा होने की वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन जो शो करती है 380 होता है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बहुत बच्चे ए क्लिक कर सकते हैं लेकिन ए नहीं होगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि साइक्लोपेंटेन है और साइक्लोपेंटेन के अंदर में स्ट्रेन ज़्यादा होती है और स्ट्रेन ज़्यादा होने की वजह से इसकी आयर जो वैल्यू होती है 380 सेंटीमीटर इनवर्स देखने को मिलती है। तो 48 का बी करेक्ट हो जाएगी। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मे बी मेड बाय रिएक्टिंग मैग्नीशियम विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड, इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम बना सकते हैं। मैग्नीशियम तो मेटल यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ में हम क्या यूज करते हैं, अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। और अल्काइल हैलाइड में हम क्या यूज करते हैं, कोई भी अल्काइल, मतलब कि आप देख सकते हैं अल्काइल ले सकते हैं या राइल ले सकते हैं, बट हाइड्रोजन में क्या यूज कर सकते हैं, कोलिन यूज कर सकते हैं, ब्रोमीन यूज कर सकते हैं और आयोडीन यूज कर सकते हैं। बट ऑप्शन में क्या पूछा, आयोडाइड पूछा, इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इथाइल आयोडाइड को हम यूज करेंगे और मैग्नीशियम मेटल से ट्रीट करेंगे। सॉल्वेंट हम लेंगे डाई इथाइल ईथर हम सॉल्वेंट लेते हैं, तो ठीक है। तो ये तो सॉल्वेंट हो गया, ये तो नहीं होगा, ये भी तो सेम ही ऑप्शन दे रखा है। मिथेन अमीन तो नहीं होगा, बेसिक है तो नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका 49 का सी करेक्ट हो जाएगी, इथाइल आयोडाइड, ठीक है। हाँ, 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज कायरल। कायरल होता क्या है, किसी कार्बन पे अटैच अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे उसी को बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, कोई भी कार्बन हो, जैसे माना कि कार्बन है, इस कार्बन पे अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे उसी को कायरल बोलते हैं। बट ये एक तरीका समझने का, और भी तरीके होते हैं। यहाँ पर आप समझ लो कि कायरल कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए अपने मिरर इमेज का, एंड डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके अंदर पीओएस भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख लो पीओएस हो जाएगा तो वहां पर कायरल नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते बीच से आप डालोगे, यहाँ पर पीओएस प्रेजेंट है मेरे बच्चे, ठीक है। तो पीओएस प्रेजेंट होने की वजह से इसके अंदर कायरल नहीं है। यहाँ से प्लेन आप डाल दोगे तो यहाँ पर पीओएस प्रेजेंट है मेरे बच्चे बी में, तो यहाँ पर भी आपको कायरल देखने को नहीं मिलेगी। बट यहाँ पर आप पीओएस डाल भी दोगे, ऐसे डाल दो, जैसे भी डालना डाल दो, इसके अंदर पीओएस प्रेजेंट नहीं है। इसके वजह से आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। सिर्फ अकेला ही ए है जो कायरल है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से कॉन्सेप्ट के वाइज से समझ सकते हैं, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया था, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में आपको बताना है विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। एफ जो होता है फोर्स को हम न्यूटन में बोलते हैं, और एसआई यूनिट में हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, और ए एरिया होगा जिसको मीटर स्क्वायर बोलते हैं, और डीवी अपॉन डीएक्स जो वेलोसिटी होती है जिसको हम सेकंड इनवर्स बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आप कैलकुलेट करोगे तो इसका ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आप खुद कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मच कॉपर मेटल इज प्रोड्यूस इन द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन करंट आपको दे रखा है 0.101, ठीक है। और इसकी जो सोल्यूशन फॉर 20 मिनट्स,
टाइमिंग भी दे रखा है, ठीक है, 20 मिनट टाइमिंग भी दे रखा है और उसका वेट भी देख रहा है, कॉपर का दे रखा है। ये क्वेश्चन जो है फ्राइडे से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें करंट दे रखा है, आपको टाइमिंग भी दे रखा है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, एटॉमिक वेट दे रखा है कॉपर का, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स करके रिड्यूस करके कॉपर में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसको n = 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक फराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम होता है पर मोल, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Q = IT, सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं I का दे रखा वैल्यू और T का दे रखा वैल्यू, आपको पुट कर देना 120 कूलम देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पूछा गया क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पहले हम समझें। क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मच कॉपर मेटल प्रोड्यूस, कितने कॉपर मेटल निकलेंगे, ये पूछा गया। तो यहाँ पर यूज करेंगे फ्राइडे लॉ के हिसाब से यूज करेंगे, तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Q/F, Q तो निकाल दिया, F होता है 96,500 कूलम, मतलब 96,500 कूलम होता है। तो यहाँ पर पुट करके आपको ये आपका देखने को मिलेगा मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर +2 नीड 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें पर एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट, यही तो निकालना था, हाउ मच कॉपर मेटल प्रोड्यूस हो, तो वही तो आपको निकालना है। तो सिंपल वही ना, जितना आपको आया था 2 से डिवाइड कर दो, कि यहाँ पर 2 कॉपर प्लस आयंस में है, तो आपको आंसर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप कैलकुलेशन को आप देख सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इजी वे में आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ए रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये कौन सा ऑप्शन से बता, गैस इक्वेशन होता है क्या जो इसके अंदर में वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होता है? नहीं, ये नहीं होता। क्लैपेरॉन इक्वेशन के अंदर भी नहीं होता है, क्लैसियस के अंदर नहीं होता। आंसर आपका डी हो, क्लैसियस क्लैपेरॉन के अंदर में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका इक्वेशन होता है, इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्लैसियस क्लैपेरॉन के अंदर में होता है। तो 53 का डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द गिवन स्टेटमेंट इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शंस 1 क्वांटम ऑफ एक्टिव लाइट फोटोन एब्जॉर्ब द पर मॉलिक्यूल। जब भी एक मॉलिक्यूल एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, उसी को हम बोलते हैं स्टार्क आइंस्टीन। इसका डी करेक्ट हो जाएगी, सिंपल इसका आंसर था। इसका फॉर्मूला, इसका डिफिनेशन बेस इसका क्वेश्चन पूछा गया था, स्टार्क आइंस्टीन। इसका 54 का आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते सेल दे रखा है, इनोड सेल दे रखा है 0.80, ठीक है, और 298 केल्विन पर दे रखा है। तो व्हेन द कंसंट्रेशन इतना पर, तो क्या आपको निकालना क्या है, आपको ई निकालना है, सिंपली ई निकालना है। तो नंस इक्वेशन का आपको फॉलो करना है बेसिक। आपको इनोड दे रखा है सिंपल, सिल्वर का आपको कंसंट्रेशन दे रखा है, टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा है, n = 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर जो है वो Ag+ में है। तो Ag+ से 1 इलेक्ट्रॉन को ले करके किस में जाएगा, Ag में जाएगा, ठीक है। तो Ag में जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, n = 1 होगा। ये क्वेश्चन जो है सिंपली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है, और ये नंस इक्वेशन क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है E = E0 - 0.059/n log Q। ये तब वैलिड होता है जब आपको टेम्परेचर मेंशन किया रहेगा 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस जब मेंशन करे रहेगा, जब 25 डिग्री सेल्सियस मेंशन रहेगा क्वेश्चंस के अंदर में, तभी इस फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं E = आपको E निकालना है, E0 आपको दे रखा है, N आपको दे रखा है, ठीक है, और log Q आपको Q निकालना, मतलब ये Ag से Ag में जा रहा, मतलब कि 1/Ag+, मतलब प्रोडक्ट आपको कुछ दे रही रखा, रिएक्टेंट दे रखा, तो 1/Ag+। तो सिंपल आपको फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर देना। जैसे पुट करोगे तो आपका E जो आएगा वैल्यू 0.693 वोल्ट आएगा, तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपका C करेक्ट हो जाएगी। 56 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पेशलिटी ऑफ सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड का स्पेशलिटीज क्या होता है, सिंपल आपका सी करेक्ट हो जाएगी, बॉडी सेंटर क्यूबिक ही होता है सीजियम क्लोराइड, ठीक है। हाँ, 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इंथाल्पी इज इक्वल, इंथाल्पी किसके बराबर होता है, सिंपल बी। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि इंथाल्पी इज इक्वल टू होता है -T²/dG/dt प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका 57 का आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के अकॉर्डिंग जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट जो होता है वो 0 होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं μ/Gt = क्या होता है, dT/dP इंथाल्पी कांस्टेंट यहाँ पर होता है। तो इसका आपको 58 का जो होगा वो ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तभी तो आपको μ/Gt जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो ए मोनोक्रोमैटिक रिएक्शन, ए मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन इन इंसिडेंट ऑफ द 0.05, मतलब आपको कंसंट्रेशन दे रखा है, ठीक है।
आप सिंपल मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन रिड्यूस 1/4, मतलब इसकी इंटेंसिटी जो है 1/4 रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। उसका पाथ लेंथ भी दे रखा है, ठीक है। तो आपको निकालना मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट निकालना, आपको एप्सिलॉन निकालना है। क्या क्या दे रखा है, इंटेंसिटी जो होगा I नोट होगा, ठीक है। फाइनल इंटेंसिटी जो होगा वो I किसके बराबर होगा, 1/4 रिड्यूस कर रहा, मतलब ये होगा 1/4 इक्वल टू 1/4 I नोट, ठीक है। ये सिंपली होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो होता है वो रिड्यूस कर रहा है 1/4 में। कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, पाथ लेंथ दे रखा है, आपको एप्सिलॉन निकालना है, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो आपका फॉर्मूला होगा बीएच लैम्बर्ट्स लॉ से A इक्वल टू log 10 I नोट अपॉन I इक्वल टू ECL होता है, ठीक है। तो हम एक के तो को निकालने की बात है नहीं, तो एक को हम साइड करेंगे, तो इसको हम बराबर करेंगे, इसको हम लेके चलेंगे फॉर्मूला को, log 10 I नोट अपॉन I इक्वल टू ECL। आपको E निकालना है सिंपल, तो यहाँ पर C और L जो होगा उसको हम अपॉन में लेके आ जाएंगे, तो E आराम से हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपली यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना और कुछ करना नहीं है, मैंने आपको सिंपल बता दिया हूँ, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीटेड इनटू 32 मिनट में, तो 50% कंप्लीट कितने मिनट में कंप्लीट करेंगे, टाइमिंग क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है। इसका फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 1/T 2.303 log A नोट अपॉन AT। यहाँ पर फर्स्ट में क्या 70% कंप्लीट हो रहा है, तो जब 70% कंप्लीट हो रहा है तो बचा कितना 25%, ठीक है। तो A नोट जो होता है वो आपको तो सिंपली 100 होगा ही होगा, क्योंकि इनिशियल है तो ये 100 होगा, ठीक है। तो बचा 25%, इसको हम डिवाइड करेंगे, 25 में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर सिंपली 25 से डिवाइड 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम K निकाल दें, रेट कांस्टेंट निकाल दें, तभी तो हम अगर नेक्स्ट पोजीशन में फिल करेंगे, तभी तो हमारा टाइम निकलेगा। फिर अब पूछा गया है नेक्स्ट में, क्या पूछा 50% कंप्लीट होने पर टाइमिंग क्या लगती है, तो 50% कंप्लीट हो तो बचेगा कितना परसेंट, 50 बचेगा। तो यहाँ पर हम टाइम निकालेंगे, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे K इक्वल टू 1/T 2.303 log A नोट अपॉन AT। तो हम T को ऊपर ले जाएंगे तो K नीचे आएगा, तो K का वैल्यू हम निकाल रखे ऑलरेडी, तो 0.0433, ठीक है। और 2.303 लॉग यहाँ 50% है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो टाइम आएगा वो आपको 16 मिनट आपको देखने को मिल जाएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाती है जेएमआई के अंदर में, तो आपको इस तरह का नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं कभी कभी मैं इजी वे में हैंड रिटन सोल्यूशन लेके आता हूँ, ताकि आपको तुरंत देखते ही समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं हैंड रिटन सोल्यूशन लेके आता हूँ। तो फिलहाल अभी मैं 60 क्वेश्चन ही सोल्व कर पा रहा हूँ, बाकी 40 क्वेश्चन 1 से 2 दिन के अंदर में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। इस बार आप लेट नहीं होगी, पर्सनल रीजन की वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो लेट हो गई है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों यारों में शेयर करना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।